Assalamu alaikum. Hi, this is me Jatiman. Today our topic is about gaseous exchange. आज हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जो जो टॉपिक आज का जो टॉपिक है उसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज किसको कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज नाम से जाहिर है, गैसियस माने गैसियस एक्सचेंज माने तबादला होना, गैसियस का तबादला होने को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। गैसेस एक्सचेंज की डिफिनेशन हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस इन विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। कि जानदारों में गैसेस एक्सचेंज वो अमल है जिसमें जानदारों में गैसेस का तबादला होता है मुख्तलिफ जानदारों में, उसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। फर्स्ट करिए हमने मैंने एग्जांपल दी हुई है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ग्लूकोज बना देती है और उसी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है। उसी ऑक्सीजन को वापस प्लांट से पौधों से निकाल देता है। और ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में फिर फोटोसिंथेसिस तो नहीं होती लेकिन रिस्पायरेशन होती है। रिस्पायरेशन में क्या होता है? क्या हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करते हैं, मतलब खुराक के ब्रेकडाउन के लिए। उसी जब खुराक की ब्रेकडाउन होती है तो उसी ब्रेकडाउन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ तरह की गैसेस एक्सचेंज होती है, गैसियों का तबादला होता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाई गैसेस एक्सचेंज आर इनिशियल, की गैसेस का तबादला होना ये क्यों जरूरी होता है एक जानदार के लिए? तो जानदार को जिंदा रहने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी जिस प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन एक ऐसा अमल होता है जब हम खुराक खाते हैं, मतलब खुराक जब हम खाते हैं तो इसोफेगस के जरिए स्टमक में इसकी डाइजेशन थोड़ी बहुत हो जाती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी तकरीबन कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है। ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है कि क्योंकि वो ब्लड कैपिलरीज होल बॉडी में चली जाती है तो वो जो फूड के पार्टिकल होते हैं वहां सेल तक ले जाती है, क्योंकि इस डाइजेशन के दौरान हमें कोई एनर्जी भी नहीं मिलता। जब खुराक सेल के अंदर पहुंच जाती है तो सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो एक पावर हाउस है वो सेल भी कह सकते हैं, तो उसके अंदर ये प्रोसेस होता है जिसका नाम है रिस्पायरेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि खुराक जो होती है उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसकी तोड़फोड़ हो जाती है और उसी तोड़फोड़ के दौरान वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है जिसको हम एटीपी कहते हैं, जिसको हम एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कह सकते हैं। तो इस वजह से गैसियस एक्सचेंज का होना लाजमी होता है, क्योंकि रिस्पायरेशन विदाउट गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि जब सेल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन नहीं होगा तो रिस्पायरेशन नहीं हो सकती। तो ऑक्सीजन लेने के लिए हमें गैसेस एक्सचेंज करना होती है। तो जब हम ऑक्सीजन करेंगे तो रिस्पायरेशन होगा, जब रिस्पायरेशन होगा तो एनर्जी होगी, क्योंकि जब रिस्पायरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, जब एनर्जी नहीं होगी तो कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि सारे इंसान किस पे डिपेंड करते हैं? एनर्जी पे। तो फिर हम रिस्पायरेशन को मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप किसी को कहोगे कि रिस्पायरेशन क्या होती है तो वो आपको बताएगा कि रिस्पायरेशन, जब आप सिंपल आदमी से पूछोगे, काम आदमी से पूछोगे तो आपको ये बताएगा कि रिस्पायरेशन वो हमारे जिसके जरिए हम सांस लेते हैं या निकालते हैं उसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। या फिर आप जब थोड़ा बहुत वो 7th 8th क्लास वालों से पूछते हो तो वो आपको ही कहेंगे कि रिस्पायरेशन हम इसको कहते हैं कि ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आना, इसको रिस्पायरेशन कहते हैं। ये दोनों बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं करते रिस्पायरेशन के। तो कंप्लीट डिफिनेशन करने के लिए हम रिस्पायरेशन के लेवल पढ़ेंगे। तो देयर आर 2 लेवल ऑफ रिस्पायरेशन के 2 लेवल होते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग। एक्सटर्नल नाम से जाहिर है, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर गैसों का तबादला होता है उसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं या उसको ब्रीथिंग भी कहते हैं। तो ब्रीथिंग का या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन exchange of gases occur between environment and lung is called एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग। जब गैसेस का तबादला होता है लंग्स और एनवायरनमेंट के दरमियान तो उसको हम ब्रीथिंग या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। ब्रीथिंग जो हम सांस लेते हैं और निकालते हैं इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। वो प्रोसेस क्या होता है कि हवा में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और उसको हम नीचे लंग्स में लाते हैं और ऑक्सीजन में जो लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है मुख्तलिफ रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान जो सेल में प्रोड्यूस होती है वो ब्लड के कैपिलरीज के जरिए लंग्स में आती है और लंग इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लंग्स को देती है और लंग्स फिर मौत के जरिए बाहर निकाल देती है। तो इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं।
और जो नेक्स्ट लेवल है उसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। इंटरनल नाम से जाहिर है कि अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होती है उसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं, या सेलुलर या जो सेल के दरमियान सेल के लेवल पर जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं उसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन कैपिलरीज एंड सेल इज कॉल्ड इंटरनल रिस्पायरेशन। कि गैसेस का एक्सचेंज होना कि ब्लड कैपिलरीज और सेल के दरमियान, इस प्रोसेस को या इस अमल को हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं, क्योंकि ये इंटरनली होता है। जब लंग्स ब्लड कैपिलरीज को ऑक्सीजन दे देती है तो ब्लड कैपिलरी जो ऑक्सीजन यहाँ सेल तक मतलब ब्लड कैपिलरीज तो ऑक्सीजन को ले जाती है, यहाँ पर एक चीज मौजूद होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर इसके साथ चिपक जाती है, इसके साथ बॉन्ड बनाती है, तो ये हीमोग्लोबिन इसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है ब्लड के जरिए। तो जब यहाँ पर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो ऑक्सीजन यहाँ पर सेल के अंदर आ जाती है और यहाँ पर यूज होते हैं रिस्पायरेशन के दौरान। मैंने जो स्टार्ट में कहा कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन होता है और इसी सेलुलर के साथ या खुराक की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो इसको हम कह सकते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। और सेलुलर रिस्पायरेशन या इंटरनल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन की हम एक और भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, खुराक का तोड़फोड़ होना इन द सेल किसी सेल में, एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस, और जिसके जरिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एक ऐसा अमल है जब हम खुराक सेल तक पहुंचती है तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी मजीद ब्रेकडाउन होती है। जब इसकी मजीद ब्रेकडाउन होती है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आती है और ब्लड से लंग में आती है और लंग से हम वापस निकाल देते हैं और एटीपी एनर्जी जो होती है वो हम यूज करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस में, जैसे हम बोलते हैं या खाते हैं या मुख्तलिफ वर्क के दौरान हम इसको यूज करते हैं। तो ये हुआ ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन के दरमियान पर। ब्रीथिंग हम सिंपली कह सकते हैं कि गैसेस एक्सचेंज लंग्स और एनवायरनमेंट के दरमियान जो गैसेस एक्सचेंज होती है उसको हम ब्रीथिंग कह सकते हैं। और इंटरनल रिस्पायरेशन हम इसको कहते हैं कि जिस प्रोसेस जिसके दौरान खुराक की ब्रेकडाउन हो जाए और उससे हमें एनर्जी मिले, और जब वो प्रोसेस के लिए क्या लाजमी होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन का सेल के अंदर होना आना, तो इस प्रोसेस को हम इंटरनल रिस्पायरेशन कह सकते हैं या सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। जैसे कि आपको मालूम है इंसान में एक या एनिमल में एक स्पेसिफिक किस्म का ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो उसी के जरिए जो एनिमल होते हैं वो अपने गैसेस एक्सचेंज करते हैं। लेकिन प्लांट में ये स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं मौजूद होता। तो प्लांट क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज सेल मतलब वो खुद जिम्मेदार होता है कि वो अपने गैसेस एक्सचेंज को मेंटेन कर सके। तो हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम इज एब्सेंट फॉर गैसेस एक्सचेंज। प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज का सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, वो एब्सेंट होता है, वो मौजूद नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं प्लांट, ईच सेल ऑफ प्लांट इज रिस्पांसिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो फिर गैसेस जो प्लांट का हर सेल होता है वो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए जिम्मेदार होता है कि वो खुद अपना गैसेस एक्सचेंज करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि गैसेस एक्सचेंज का किसी जानदार के लिए बहुत जरूरी होता है। किस प्रोसेस के लिए, पौधों में तो फिर बहुत लाजमी होता है क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल भी होता है और रिस्पायरेशन का अमल भी होता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस अमल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और रिस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो फिर पौधे किस तरह गैसेस लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, तो उसके मुख्तलिफ सरफेस होते हैं, उसी सरफेस के जरिए वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट बाय वेरियस प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर। गैसेस एक्सचेंज पौधों में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ सरफेस के जरिए होता है और मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए होता है। तो जिसमें आता है स्टोमेटा, लेंटिसेल्स, रूट्स, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में कि लीफ का स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है और लीफ किस तरह गैसेस एक्सचेंज करती है। तो लीफ का स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट ये वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होता है, एक वैक्स की तरह जो बिल्कुल शाइनी दिखाई देता है। आप लोगों ने बहुत से पत्ते देखे होंगे, उसका जो ऊपर हिस्सा होता है वो बिल्कुल शाइन करता है, चमकता है। तो वो किस वजह से चमकता है, वो क्यूटिकल की वजह से चमकता है। क्यूटिकल का मेन रोल होता है ट्रांसपायरेशन में। ट्रांसपायरेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब पत्ते के सरफेस से वाटर बुखारात में चेंज होती है, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं।
क्यूटिकल का मेन जो रोल होता है वो ट्रांसपायरेशन में ये करता है कि यहाँ पर जब वैक्सी लेयर मौजूद होते हैं तो पानी का निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल वैक्स जैसा होता है। जब आप किसी वैक्सी जगह पर पानी डालते हो तो वो ज्यादा नहीं फैल सकती, क्योंकि वहाँ वैक्स ज्यादा होता है। तो इस वजह से यहाँ पर वैक्स मौजूद होते हैं, तो दरख्त से पत्ते से ज्यादा पानी नहीं निकल सकते। जब ज्यादा पानी नहीं निकलेंगे गर्मियों में, खासतौर पर जो टेम्परेचर बहुत हॉट होता है, तो ट्रांसपायरेशन के दौरान ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बहुत तेज चलता है, क्योंकि ज्यादा तेज जब चलेगा तो ज्यादा पानी निकलेगा। जब ज्यादा पानी निकलेगा तो पत्ता कोलेप्स हो सकता है, उसकी टर्जिडिटी जो उसमें पानी मौजूद होते हैं वो खत्म हो सकते हैं। जो नेक्स्ट उस लीफ के स्ट्रक्चर में आता है उसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, और इसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं। और अपर एपिडर्मिस के बाद यहाँ पर सेल मौजूद होते हैं जिसको हम मेसोफिल सेल कहते हैं। मेसोफिल सेल वो सेल होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, क्योंकि मेसोफिल सेल में क्या मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, जहाँ पर ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। तो फिर मेसोफिल को दो टाइप्स के सेल में डिवाइड किया गया है, इसको हम कहते हैं फ्लैसिड मेसोफिल, और नीचे जो गोल गोल बने हुए इसको हम स्पंजी मेसोफिल कहते हैं। स्पंजी मेसोफिल इस वजह से कहते हैं कि इसमें स्पेस ज्यादा मौजूद होती है एक स्पंज की तरह। उसके बाद जो ये लेयर होते हैं इसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। जो क्यूटिकल होते हैं वो नीचे भी बिल्कुल मौजूद हो सकते हैं, लेकिन नीचे क्योंकि उस पर सूरज ज्यादा नहीं पड़ती, हवा उस पर ज्यादा नहीं पड़ती, तो वहां पर ज्यादा होते हैं क्यूटिकल्स, ताकि ट्रांसपायरेशन को ज्यादा होने न दे, और यहाँ पर बहुत कम होती है। उसके बाद हम आएंगे स्टोमेटा की तरफ। स्टोमेटा क्या होती है, सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ये लीव्स के बिल्कुल लोअर एपिडर्मिस में मौजूद होता है, ऊपर भी होता है लेकिन ऊपर बहुत कम होता है, नीचे बहुत ज्यादा होती है स्टोमेटा। यूज हम इस्तेमाल करते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड एनवायरनमेंट के जो गैसेस एक्सचेंज होती है एनवायरनमेंट और पौधे के दरमियान, उसके लिए हम स्टोमेटा यूज करते हैं। स्टोमेटा क्या होती है, स्टोमेटा एक पौधे के अंदर एक सुराख होते हैं जिसके अंदर एक लोबिया की तरह स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको हम गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल का काम क्या होता है, गार्ड सेल गार्ड की तरह काम करती है कि गैसेस सेक्शन को कब बाहर जाएंगे और कब अंदर आएंगे, तो इसको मेंटेन करना ये गार्ड सेल का काम होता है। तो गार्ड सेल कब खुलेगा, गार्ड सेल उस वक्त खुलता है जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और फोटोसिंथेसिस का अमल में हमें मालूम होता है कि यहाँ पर ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं। जब इन सेल में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है, जब यहाँ पर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है तो यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो हमें मालूम है जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहाँ पे पानी खुद ब खुद आती है, तो इन सेल में पानी आना शुरू हो जाती है, जो स्टोमेटा को या गार्ड कर्व को फोर्स करती है, वो खुल जाती है। जब वो खुलती है तो गैसेस एक्सचेंज होना शुरू हो जाती है। फिर हम पढ़ेंगे कि तोलिक के स्ट्रक्चर के बाद हम आएंगे स्टोमेटा के बाद हम आएंगे लेंटिसल को पढ़ेंगे। लेंटिसल क्या होते हैं, लेंटिसल जो आर द फोर्स एक सुराख होते हैं प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द वुडी स्टीम। ये जो वुडी स्टीम वुडी प्लांट होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं, जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं उसके अंदर ये लेंटिसल जो मौजूद होते हैं बिल्कुल दरख्त के स्टीम पर। जो बड़े बड़े पौधे होते हैं यहाँ पर छोटी छोटी से सुराख आप लोगों ने शायद देखे होंगे वो मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सेल मौजूद होते हैं। तो इन सेल को भी रिस्पायरेशन करने के लिए या फोटोसिंथेसिस करने के लिए गैसेस एक्सचेंज की जरूरत होती है, तो ये तो भी गैसेस एक्सचेंज करेंगे। तो इसमें लीव्स नहीं होती, जब लीव्स नहीं होंगी तो वहां पर स्टोमेटा नहीं होगा, तो ये गैसेस एक्सचेंज तो इनको भी जरूरत है। तो ये गैसेस एक्सचेंज किसके जरिए करते हैं, लेंटिसल के जरिए करते हैं। लेंटिसल एक छोटे छोटे एक दरार होते हैं या सुराख होते हैं जिसके जरिए ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रूट्स। इन बेबी प्लांट्स सम एक्वेटिक प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू रूट्स। कुछ जो पानी में पौधे उगते हैं या कुछ जो छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे पौधे होते हैं उसमें रूट्स के जरिए भी गैसियस एक्सचेंज हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्यूटिकल का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, द फर कवरिंग ऑफ फेट्स इज कॉल्ड क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स एक अपर बिल्कुल अपर एपिडर्मिस पर एक तह होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस या प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी होती है और रिस्पायरेशन भी होती है। तो फोटोसिंथेसिस और तो दिन के वक्त होता है और
सेलुलर रेस्पिरेशन तो हर टाइम होता है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी, और एनर्जी किसी जानदार को हर टाइम जरूरत होती है। तो देख को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, दिन के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती दिन के वक्त है, जब सूरज होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और नीचे रूट से पानी आते हैं और वो मिल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पर ग्लूकोज जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान बने हुए हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को पैदा करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन हमें चाहिए सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो ये बाहर आने की जरूरत नहीं होती पौधों में दिन के वक्त, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। कुछ यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होते हैं और कुछ हम दरख्त बाहर निकाल देते हैं। वो दरख्त में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो हमें दरकार होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम प्रोड्यूस होती है। वो फोटोसिंथेसिस की जो मिकदार है उसको तो पूरा नहीं कर सकती, कुछ हम बाहर से ले लेते हैं और कुछ यहाँ से फोटोसिंथेसिस जो सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उसको यूज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये दिन के दौरान होता है। और तो नाइट के दौरान ड्यूरिंग नाइट टाइम तो हमें मालूम है कि फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, क्योंकि रात के वक्त लाइट नहीं होती, जब लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। तो सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन हम जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन हमें 24 घंटे चाहिए होता है, क्योंकि हमें किसी जानदार को जिंदा रहने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन रात के वक्त सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, खुराक की ब्रेकडाउन होती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में और से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रोड्यूस होते हैं। तो इस वजह से रात के वक्त दरख्त में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को 2 दिन के वक्त वो यहाँ पर वापस यूटिलाइज करती थी फोटोसिंथेसिस में। तो रात के वक्त तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करेगी। और दूसरा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस अमल में जो दिन के दौरान ऑक्सीजन बनता था वो सेलुलर रेस्पिरेशन लेता था, उसे बाहर लेने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर रात के वक्त अपोजिट होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, वो हम दरख्त क्या करती है बाहर निकाल देती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल तो होता नहीं है। और जो इस यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है वो जो पहले फोटोसिंथेसिस को देता था दिन के वक्त, लेकिन रात के वक्त वो यहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो क्या करता है रात के वक्त जो ऑक्सीजन होती है वो दरख्त एटमॉस्फेयर से लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में रात के वक्त यूज नहीं होता। तो इस वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो रात के वक्त अपोजिट प्रोसेस करते हैं, बिल्कुल एक इंसान की तरह। वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है और ऑक्सीजन को नीचे ले जाती है। तो ये हुआ आज हमारा टॉपिक गैसीय शिक्षण के बारे में। अगर अच्छा लगा या समझ आया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।